नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अलीसा सक्सेस पॉइंट पे। और आज की जो हमारी क्लास है वो है जालोर के चौहान वंश के ऊपर। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं सुचारू रूप से। देखिएगा, तो हम स्टार्ट करते हैं आज जालोर के चौहान वंश। जालोर का चौहान वंश। दोस्तों, जालोर का जो चौहान वंश है उसकी स्थापना कौन करते हैं, कब करते हैं, इसके उपनाम क्या क्या थे, यहाँ पर कौन सा वंश है चौहानों का वो निवास करता था, इनकी जो कुल देवी थी वो कौन थी, उन सभी पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जालोर के जो चौहान वंश है, इससे पहले यहाँ पर शासन कौन करता था? इनसे पहले यहाँ पर प्रतिहार हुआ करते थे। प्रतिहारों के बाद यहाँ पर शासन रहा था वो परमारों का रहा था, परमार वंश का रहा था। और उसके बाद यहाँ पर शासन आता है, वो किसका आता है? चौहानों का शासन आता है। ठीक है, तो चौहान तब शासक बनते हैं यहाँ पर, तब वो किसको हराते हैं? परमारों को पराजित करते हैं। और पराजित करने के बाद ही यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना करते हैं। कौन? कीर्तिपाल चौहान। 1181 और 82 ईस्वी के लगभग ये क्या करते हैं? चौहान वंश की स्थापना करते हैं। और यहाँ पर जालोर में जो चौहान थे वो कौन से चौहान थे? कौन सा वंशज था चौहानों का? तो सोनगरा चौहान जो होते हैं वो यहाँ पर जालोर के अंदर थे। और कीर्तिपाल जो चौहान है वो अल्हड़ के पुत्र थे दोस्तों। ठीक है, इसी पर यहाँ पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिएगा, तो जालोर में जो जालोर का जो उपनाम है वो कौन कौन से थे? पहले पढ़ते हैं उपनाम। जालोर को किन किन उपनामों से जाना जाता है? जालोर को जबालीपुर के नाम से जाना जाता है। जबालीपुर। जालोर को जलालाबाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे जाल नगर के नाम से भी जाना जाता है। जाल नगर के नाम से भी इसे ही जाना जाता है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो इसे जालोर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी को सोनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी को कनकाचल के नाम से भी जाना जाता है। कनकाचल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है दोस्तों? जालोर के क्या थे? उपनाम थे। इसे जबालीपुर, जलालाबाद, जालनगर, सुवर्णगिरी, सोनगिरी और कनकाचल के नाम से जाना जाता है। ये क्या थे? जालोर के उपनाम थे। इसे दोस्तों यहाँ पर जो जालोर जो वंश है, जालोर जो है, इस जालोर के चौहान जो थे वो किस वंश के थे? जालोर के चौहान थे वो किस वंश के थे? ये क्या थे? सोनगरा चौहान थे। कौन से? सोनगरा चौहान। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जालोर के अंदर जो चौहान वंश था वो कौन सा वंश था? चौहानों का कौन सा वंश था? तो चौहानों का जो सोनगरा वंश है वो चौहानों का था यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर, अब आपसे ये क्वेश्चन कर ले कि इनकी कुल देवी कौन थी? जालोर के चौहानों की कुल देवी है वो कौन थी दोस्तों? तो जालोर के चौहानों की जो कुल देवी थी वो थी आशापुरी माता। कौन थी? आशापुरी माता। आशापुरी माता है वो जालोर के चौहानों की क्या थी? कुल देवी थी। अब ये आशापुरी जो माता है इसके मंदिर का जो निर्माण करवाते हैं वो कौन कराते हैं? इसका जो मंदिर है आशापुरी माता का वो कहाँ है? नाडोल के अंदर है। कहाँ पर है? नाडोल। और नाडोल कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? पाली के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पाली के अंदर है नाडोल। वहां पर आशापुरी माता का क्या है? मंदिर है। ठीक है, तो ये तो थी कहानी जालोर
की जो उपनाम है, यहाँ पर कौन से चौहान थे, यहाँ पर जो उनकी कुल देवी थी वो कौन थी, ठीक है। और ये परमारों को हराकर ही यहाँ जालौर के शासक बने थे। अब हम पढ़ते हैं जो इसके संस्थापक थे जालौर के चौहानों के, उसके बारे में। तो देखिएगा, हम पढ़ते हैं यहाँ पर कीर्तिपाल चौहान को। सबसे पहले पढ़ेंगे किसको, कीर्तिपाल चौहान को। तो देखिए, कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान जो है दोस्तों, ये क्या करते हैं, जालौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। कब करते हैं, 1181-82 ईस्वी में ये क्या करते हैं, जालौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। और ये कीर्तिपाल चौहान जो है वो अल्हड़ के पुत्र थे। और ये स्थापना जो करते हैं चौहान वंश की, ये परमारों को पराजित करके ये क्या करते हैं, जालौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। जो कीर्तिपाल चौहान है दोस्तों, ये कीर्तिपाल चौहान 2 उपाधियां धारण करते हैं। सुंदर शिलालेख के अनुसार ये राजेश्वर की उपाधि धारण करते हैं, और मोहम्मद नैन सीरी ख्यात के अनुसार ये कितु एक महान राजा की उपाधि धारण करते हैं। मोहम्मद नैन्सी द्वारा लिखित है, मोहम्मद नैन्सी ख्यात। और मोहम्मद नैन्सी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा है दोस्तों। क्या कहा है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, मोहम्मद नैन्सी को कहा था, किसने, मुंशी देवी प्रसाद ने। ओके। तो इसके बाद जो शासक बनते हैं कीर्तिपाल चौहान के बाद, वो बनते हैं समर सिंह। समर सिंह जो थे, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था लीला देवी। और इसी लीला देवी का विवाह किसके साथ होता है, लीला देवी का विवाह होता है गुजरात के शासक भीम देवड़ा के साथ। और उनके बाद जो शासक बनते हैं वो उदय सिंह बनते हैं, जो चौहानों के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। और ये उदय सिंह जो है, इनका 1218 में इन पर इल्तुतमिश आक्रमण करते हैं। इस आक्रमण को ये असफल कर देते हैं। फिर 1254 ईस्वी के अंदर नसरुद्दीन मोहम्मद इन पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। उसी आक्रमण को ये क्या कर देते हैं, असफल बना देते हैं। फिर चित्तौड़गढ़ के शासक थे सामंत सिंह, और वो सामंत सिंह इन पर आक्रमण करते हैं, लेकिन इसमें इनकी क्या होती है, विजय होती है, किनकी, उदय सिंह की। उसके बाद ये जो आक्रमण करते हैं वो करते हैं गुजरात के शासक लोन्य प्रसाद के ऊपर। उस लोन्य प्रसाद को भी क्या करते हैं, पराजित करते हैं। उसके बाद जो यहाँ के शासक बनते हैं वो चची देव बनते हैं। चची देव के बाद सामंत सिंह बनते हैं। सामंत सिंह के बाद जो जालौर के चौहानों की जो मुख्य कड़ी स्टार्ट होती है वो होती है कानड़ देव चौहान से। 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक शासन करते हैं कानड़ देव चौहान, जिनके पुत्र थे वीरमदेव चौहान। उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे हम थोड़ी आगे। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो देखिएगा, कीर्तिपाल जो चौहान है दोस्तों, ये कीर्तिपाल चौहान 1181 या 1182 ईस्वी के अंदर क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, किसकी स्थापना करते हैं, जालौर में चौहान वंश की। ठीक है। ये कीर्तिपाल जो चौहान थे वो अल्हड़ के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, अल्हड़ के पुत्र थे। अल्हड़ के ये पुत्र थे। ये कीर्तिपाल चौहान जो है, ये परमारों को पराजित कर, परमारों को पराजित कर जालौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, जालौर में चौहान वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है। चौहान वंश की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। अब देखिए इनकी उपाधि, इनकी 2 उपाधियां ये धारण करते हैं। कीर्तिपाल जो चौहान है वो 2 उपाधियां धारण करते हैं। इनकी जो उपाधियां थी, पहली जो इनकी उपाधि थी
वो थी सुंदा शिलालेख के अनुसार, सुंदा शिलालेख के अनुसार, शिला लेख के अनुसार, सुंदा शिलालेख के अनुसार जो इनकी उपाधि थी वो थी राजेश्वर। किसकी उपाधि धारण करते हैं? राजेश्वर की उपाधि धारण करते हैं। दूसरी जो ये उपाधि धारण करते हैं वो कौन सी करते हैं? वो करते हैं ये मोहम्मद नैनसीरी ख्यात के अनुसार कि तू एक महान राजा, कि तू एक महान राजा की उपाधि ये धारण करते हैं मोहनोत नैनसीरी ख्यात के अनुसार, मोहम्मद नैनसीरी ख्यात के अनुसार ये क्या करते हैं? कुतुब कि तू एक महान राजा की उपाधि धारण करते हैं। ये मोहम्मद नैनसीरी ख्यात लिखते कौन है? मोहम्मद नैनसी। कौन लिखते हैं? मोहम्मद नैनसी लिखते हैं। ठीक है, इस मोहम्मद नैनसी को मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने, मुंशी देवी प्रसाद ने इसे क्या कहा है? राजस्थान का, राजस्थान का अबुल फजल, अबुल फजल का है। क्या कहा है? राजस्थान का अबुल फजल का है। किसे? देखिएगा, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि इनकी दो उपाधियां थी। एक तो सुंदा शिलालेख के अनुसार इन्हें राजेश्वर की उपाधि धारण की थी। दूसरी उपाधि इन्होंने धारण की थी वो की थी कि तू एक महान राजा। किसके अनुसार? मोहम्मद नैनसीरी ख्यात के अनुसार। मोहम्मद नैनसी ख्यात लिखते कौन है? मोहम्मद नैनसी लिखते हैं। और इस मोहम्मद नैनसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का क्या कहा है? अबुल फजल कहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी थी किसकी? कीर्तिपाल चौहान की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनके जो शासक थे उनके बारे में। तो देखिएगा, आगे हम स्टार्ट करते हैं। कीर्तिपाल चौहान के बाद शासक कौन बनते हैं पहले वो देखते हैं। तो देखिएगा, कीर्तिपाल चौहान के बाद शासक बनते हैं वो बनते हैं सामंत समर सिंह। कौन बनते हैं? सामंत सिंह। कौन बनते हैं? समर सिंह। समर सिंह के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं उदय सिंह। कौन बनते हैं? उदय सिंह। और उदय सिंह के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं चच्ची देव। चच्ची देव के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं सामंत सिंह। कौन बनते हैं? सामंत सिंह। और सामंत सिंह के बाद शासक बनते हैं वो बनते हैं कानड़ देव। कौन बनते हैं? कानड़ देव। तो और कानड़ देव के बाद जो शासक बनते हैं वो बनते हैं वीरम देव। कौन बनते हैं? वीरम देव। इनके बारे में कुछ ज्यादा कहानी है नहीं, कानड़ देव की ही यहाँ पर कहानी पढ़ेंगे जालोर के अंदर। तो देखिएगा, यहाँ पर कीर्तिपाल चौहान के बाद शासक कौन बनते हैं? समर सिंह। और ये समर सिंह जो थे दोस्तों, ये समर सिंह जो थे, इनकी एक पुत्री थी। इनकी क्या थी? एक पुत्री थी। और उस पुत्री का नाम क्या था? उस पुत्री का नाम था लीला देवी। क्या नाम था? लीला देवी। और इस लीला देवी का जो विवाह होता है वो किसके साथ होता है? गुजरात शासक, गुजरात के शासक थे जिसका नाम था भीम देवड़ा। भीम देवड़ा। इस भीम देवड़ा के साथ क्या होता है? इस लीला देवी का क्या होता है? विवाह होता है। ठीक है, इतनी ही बात यहाँ पर ध्यान रखनी। अब पढ़ते हैं उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह जो थे दोस्तों, ये चौहानों के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। सर्वाधिक क्या थे? शक्तिशाली शासक थे जो अब तक हुए थे उनमें से। ठीक है, दूसरी बार इसमें ध्यान रखनी है कि 1218 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इन पर क्या किया था? इन पर आक्रमण किया था।
ये आक्रमण इनका क्या रहा था दोस्तों, असफल आक्रमण रहा था। ठीक है। दूसरी बात है कि 1254 ईस्वी में नसीरुद्दीन मोहम्मद द्वितीय ने इन पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और ये भी आक्रमण इनका क्या रहा था दोस्तों, वो आक्रमण भी इनका क्या रहा था, असफल रहा था। ठीक है। अब देखिएगा यहां पर आगे, चित्तौड़गढ़ शासक सामंत सिंह पर विजय प्राप्त की। क्या की थी इन्होंने, चित्तौड़गढ़ के शासक थे जिनका नाम था सामंत सिंह, और इस सामंत सिंह पर इन्होंने क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। सामंत सिंह, इस सामंत सिंह पर इन्होंने क्या की थी, विजेता प्राप्त की थी। एक गुजरात के शासक थे, गुजरात शासक लवण्य प्रसाद पर विजय प्राप्त की। इन्होंने क्या की थी, गुजरात के शासक थे लवण्य प्रसाद, उन पर भी इन्होंने क्या की थी, विजय प्राप्त की। तो चित्तौड़ के शासक थे सामंत सिंह, इन सामंत सिंह पर इन्होंने विजय प्राप्त की। और गुजरात के शासक थे लवण्य प्रसाद, इन लवण्य प्रसाद पर भी उदय सिंह ने क्या की थी, विजेता प्राप्त की थी। तो ये तो कहानी थी वो किसकी थी, उदय सिंह की। और इन पर यह भी ध्यान रखना है कि 1918 ईस्वी के 1218 में इल्तुतमिश के आक्रमण को असफल किया, और 1254 के नसरुद्दीन मोहम्मद द्वितीय के आक्रमण को भी इन्होंने असफल किया था। यहां तक की कहानी आशा करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, देखिए चच्चुदेव के बारे में कुछ खास जानकारी है नहीं, ना सामंत सिंह के बारे में कुछ कहानी है। हम पढ़ेंगे कानड़ देव चौहान को। देखिएगा, स्टार्ट करेंगे हम किसको, कानड़ देव चौहान को। पढ़ते हैं कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान, कानड़ देव चौहान जो है दोस्तों, वो 1305 ईस्वी से लेकर 1311 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं जालौर दुर्ग में। तो सबसे पहले हम कहानी से पढ़ते हैं कानड़ देव चौहान। कानड़ देव चौहान जो है दोस्तों, इसकी जो जानकारी मिलती है कानड़ देव चौहान की, वो मिलती है कानड़ देव प्रबंध से। किससे मिलती है, कानड़ देव प्रबंध से। कानड़ देव प्रबंध, कानड़ देव प्रबंध से जानकारी मिलती है, जो लिखा था पद्मनाभ ने। किसने लिखा था, पद्मनाभ ने लिखा था। तो इसकी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, कानड़ देव प्रबंध से जानकारी हमें प्राप्त होती है कि कानड़ देव चौहान है वो 1305 से लेकर 1311 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। अब इनकी पत्नी का नाम था, वो था जेतल देवी। क्या था, जेतल देवी। और इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था वीरम देव या बीरम देव। ठीक है दोस्तों। और ये बीरम देव जो है वो इतने खूबसूरत थे, इतने हैंडसम थे कि इनके आगे सलमान खान क्या, शाहरुख खान क्या, अक्षय कुमार क्या, सभी फैल थे। इतने खूबसूरत थे, कहा जाता है कि जालोर के अंदर आज भी इनके विषय में एक कहावत चलती है कि जालोर के अंदर अगर कोई लड़का ज्यादा सज ओवर के चलता है या कुछ ज्यादा एक्टिंग बाजी करता है तो वो बोलते हैं कि तू ज्यादा बीरम देव बन रहा है क्या, क्या तू ज्यादा बीरम देव बन रहा है क्या। इतने खूबसूरत थे। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों राजपूतों के जितने भी शासक थे या जितने भी राजपूत हुआ करते थे उस वक्त में से, सबसे जो हैंडसम है, सबसे जो स्मार्ट है, वो बीरम देव थे। इससे स्मार्ट कोई भी शासक है वो आज तक आया भी नहीं था। इतने खूबसूरत थे बीरम देव चौहान दोस्तों। ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं इनके जो पुत्र थे वो कौन थे। पहले पढ़ते हैं इनकी पत्नी। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, जैतल देवी। क्या नाम था, जैतल देवी। और इनके एक पुत्र था, और इस पुत्र का क्या नाम था,
इस पुत्र का नाम था वीरमदेव, या आप इसे वीरमदेव भी पढ़ सकते हैं। ये आप इसे वीरमदेव या वीरमदेव को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके क्या थे, पुत्र थे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इनके समकालीन जो शासक थे कानड़देव चौहान के, वो कौन कौन थे। तो जो कानड़देव चौहान है, उनके समकालीन शासक जो दिल्ली में बैठते थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली पर शासन करते हैं, वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन करते हैं। तो उसी वक्त दिल्ली का शासन कौन कर रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी कर रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है दोस्तों, वो जालौर होते हुए कहाँ जाते थे, गुजरात जाते थे। कहाँ जाते थे, गुजरात। तो गुजरात में उनका क्या चल रहा था, आपसी व्यापार चलता था या उनका आना जाना रहता था। लेकिन गुजरात जाते वक्त उनको कहां से होकर जाना पड़ता था, जालोर से होकर जाना पड़ता था। ये बात कानड़देव चौहान है वो बर्दाश्त नहीं करते। और कानड़देव चौहान जो है, वो जालोर से अगर आप जाओगे तो आपको क्या देना होगा, कर देना होगा। तो वो क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की सेना से क्या लेने वसूलने लगे थे, कर वसूलने लगे थे। तो दुश्मनी का जो पहला कारण था वो क्या था, जालोर अलाउद्दीन खिलजी की सेना से कर वसूलना था। जो दिल्ली का शासक ऐसे ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था, पहली बात। दूसरा कारण ऐसा माना जाता है कि गुजरात में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे जिनका नाम था उल्गू खां। उल्गू खां है, वो सोमनाथ की मूर्ति लेकर आ रहे थे, और मूर्ति लेते आते वक्त इनको कानड़देव चौहान है वो मूर्ति इनसे छीन लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इनसे छीन लेते हैं, और छीन कर उसे जालोर में उस मूर्ति के अंशों को 5 स्थानों पर क्या कर देते हैं, स्थापित करवा देते हैं। उसे पंच महामंदिर के नाम से जाना जाता है। और वो स्थान कौन कौन से थे दोस्तों, वो थे, कौन कौन से स्थान थे, साइवाड़ था, जालोर था, बागड़ा था, और सोरठा था, और कुबा था। ये 5 स्थानों पर इन्होंने जालौर में क्या कर दी थी, सोमनाथ की जो मूर्तियां थी उसको स्थापित कर दिया था। तो ये दोनों कारणों की वजह से अलाउद्दीन खिलजी क्या हो जाता है, कानड़देव के ऊपर आग बबूला हो जाता है। और आग बबूला होकर कानड़देव चौहान के ऊपर वो क्या कर देता है, 1305 ईस्वी में क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। उस वक्त जालोर का जो शासक था वो कौन थे, कानड़देव चौहान थे। है? हाँ, उस वक्त जालोर में शासन किसका था, कानड़देव चौहान का। और कानड़देव चौहान के साथ उनकी क्या हो जाती है, दुश्मनी हो जाती है। इसलिए तो दुश्मनी होने की वजह से होता क्या है दोस्तों, ये इन पर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति शम्स खां के नेतृत्व में क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। और क्या कर देते हैं, आक्रमण करने से कानड़देव चौहान है वो अपना आत्म समर्पण कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने, और उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने पर उनके पुत्र थे विरमदेव की जो नियुक्ति है वो दिल्ली दरबार में की जाती है। क्यों कि ये जो होता है बीच में संपन्न कर देना, तो ऐसा होता है कि वहां पर उसका कोई सैनिक या कोई उसका पुत्र जैसे भी होता है, तो उसको उस, जो शासक होता है उसके दरबार में क्या होता है, उसकी नियुक्ति की जाती है। तो कानड़देव चौहान संपन्न करते हैं, तो उसके पुत्र विरमदेव को क्या है, दिल्ली में नियुक्त कर दिया जाता है। और दिल्ली के अंदर इनकी जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी जिनका नाम था फिरोजा, और वो फिरोजा जो है वो पहली नजर में ही दिल दे बैठती है किसको, विरमदेव को। क्योंकि विरमदेव तो बहुत ज्यादा स्मार्ट थे, बहुत ज्यादा हैंडसम थे, तो पहली नजर में ही वो प्यार कर बैठती है। तो अलाउद्दीन खिलजी को वो जाकर बोलती है फिरोजा कि बाबू, मुझे अगर शादी करनी है तो विरमदेव से करनी है। तो विरमदेव को अलाउद्दीन खिलजी अपना दामाद बनाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन फिरोजा जो है वो अपनी जिद पर अड़ जाती है कि मुझे अगर शादी करनी है तो सिर्फ ब्रह्मदेव से करनी है, अन्यथा मैं
यमुना में जाकर अपनी जान दे दूंगी, यानी आत्महत्या कर लूंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि इस पूरे भारतवर्ष में जिससे तुझे शादी करनी है, मैं तेरी शादी उससे करवाने के लिए तैयार हूं। लेकिन बिरमदेव से ही क्यों? बिरमदेव तो अपना गुलाम है, बिरमदेव तो अपना गुलाम है, इसी से शादी क्यों? तो फिरोजा कहती है मुझे शादी तो करनी है तो सिर्फ बिरमदेव से ही करनी है। तो ऐसे जैसे तैसे है वो अलाउद्दीन खिलजी मान जाते हैं और जाकर बिरमदेव से पूछते हैं कि तुझे मेरी पुत्री फिरोजा से शादी करनी होगी। तो दोस्तों, जाते ही बिरमदेव है वो मना कर देते हैं कि मुझे फिरोजा से शादी नहीं करनी है। और ये बात सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है कि मेरा गुलाम और मेरी पुत्री से शादी करने से इनकार कर रहा है। तो इससे आग बबूला हो जाता है और बिरमदेव को जेल में डालकर तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, उसे हर प्रकार की यातनाएं दी जाती है। लेकिन फिरोजा फिर आकर पूछती है कि हाँ बापू क्या हुआ? अलाउद्दीन की विरमदेव ने हाँ की या नहीं की, लेकिन फिर भी वो हाँ नहीं करते। लेकिन अंत में जाकर जब पूछते हैं तो विरमदेव किसी ना किसी प्रकार से हाँ कर लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो हाँ कर लेते हैं और हाँ करने के बाद उन्हें कैद खाने से बाहर निकाल दिया जाता है। और वो उसी वक्त अपनी प्लानिंग बना रखी होती है उन्होंने कि मुझे यहाँ से किसी प्रकार से इस दरबार से निकलकर कहाँ पहुंचना है? जालौर पहुंचना है। तो दोस्तों, होता क्या है, रात्रि के दौरान जो विरमदेव है वो अपने बोरिया बिस्तर, अपनी बैग, अपने जूते पहनकर तैयार रहते हैं और रात्रि को वो मंडोर एक्सप्रेस पहनकर पकड़कर कहाँ पहुंच जाते हैं? जालौर पहुंच जाते हैं। सुबह को जब होती है तो रात को ख्वाब देखती है फिरोजा की अब मेरे शादी विरमदेव से होने वाली है, तो मैं सुबह उठते ही उससे बात करूंगी, ऐसे बताऊंगी, ऐसा बताऊंगी। अपने अपने ख्याल रात्रि के दौरान चल रहे होते हैं फिरोजा के। जब वो सुबह पहले उठते ही बिरमदेव के कमरे में जाती है तो वहां देखती है कि वहां पर बिरमदेव नहीं थे। तो वो दौड़ते हुए अलाउद्दीन खिलजी के पास जाती है और उसकी रजाई खींचती है कि उठ बापू उठ। तो उठता है, बोले क्या हो गया? सुबह पहले क्या हो गया? अब तेरी ख्वाहिश जो थी वो पूरी हो गई, तुझे फिरोजा के साथ, सॉरी तेरी विरमदेव के साथ शादी है वो निश्चित हो गई, अब तू क्यों कर रही? तो बोल रही कि विरमदेव अपने कमरे में नहीं है, वो यहाँ से भाग चुका है। और अगर मुझे आप जिंदा देखना चाहते हो तो मुझे विरमदेव जिंदा चाहिए। मुझे शादी करनी है तो सिर्फ उसी से करनी है, वरना मैं यमुना में छलांग लगाकर जान दे दूंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपने सैनिकों से ये कहते हैं कि आप जालौर दुर्ग पर आक्रमण करो और मुझे विरमदेव जिंदा चाहिए, वो भी किसी भी प्रकार से। चाहे आपको पूरे जालौर को क्या करना पड़े, उसका नाश करना पड़े, उसको मिटाना पड़े। जालौर को आप नक्शे से मिटाना चाहो तो मिटा देना, लेकिन मुझे विरमदेव जिंदा चाहिए। इसीलिए 1308 में आक्रमण करते हैं कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में। और कमालुद्दीन जो गुरक है वो अपनी सेना के साथ आक्रमण करते हैं। लेकिन दोस्तों, 1308 में कमालुद्दीन गुरक जो आक्रमण करते हैं उससे पहले जालौर दुर्ग तक पहुंचने के लिए आपको जालौर दुर्ग की कुंजी जो है, उसका जो ताला जो है वो खोलना पड़ेगा। और जालौर दुर्ग की जो कुंजी है वो है सिवाना दुर्ग। और सिवाना दुर्ग के शासक थे सातल देव चौहान। तो सातल देव यानी जालौर दुर्ग को आपको जीतना होगा, तभी आप जालौर दुर्ग तक पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार से रणथंभौर दुर्ग तक पहुंचने के लिए आपको जाहिन दुर्ग को जीतना होगा, उसी प्रकार आपको जालौर दुर्ग को जीतने के लिए सिवाना दुर्ग को जीतना होगा। उसी के बाद आप यहाँ पर पहुंच पाओगे। ठीक है। इसके बाद जो 1308 में आक्रमण होता है, फिर 1309 में शम्स खां के नेतृत्व में आक्रमण होता है। फिर 1311 में जो कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में होता है, उसके बारे में थोड़ी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम पढ़ते हैं कानड़देव चौहान को आगे। तो देखिए, यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा कि कानड़देव जो चौहान है उसकी पत्नी का नाम जैतल देवी था, पुत्र का नाम बिरमदेव था या बिरमदेव था। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है आगे वो देखिएगा। पहले अलाउद्दीन खिलजी के साथ इनकी दुश्मनी का कारण, विद्रोह का कारण पढ़ते हैं। क्या विद्रोह?
विद्रोह का के कारण। विद्रोह का पहला कारण क्या था? देखिए, इनके विद्रोह का पहला कारण था, वो था कि कानड़ देव द्वारा कर वसूलना। कानड़ देव द्वारा क्या करना? कर वसूलना। जब वो गुजरात जाते थे, गुजरात से आना जाना करते थे जालौर से, तो उससे कर वसूलते थे। ये एक कारण था। दूसरा कारण क्या था इसका? दूसरा कारण था कि एके एके के सेनापति सेनापति उल्गू खां से सोमनाथ सोमनाथ की मूर्ति सोमनाथ की मूर्ति को छीनकर उसके अंशों को जालोर उसके अंशों को जालोर में 5 स्थानों पर स्थापित करना। क्या करना? 5 स्थानों पर स्थापित करना, और जिसे क्या कहते हैं? पंच महामंदिर 5 महामंदिर का निर्माण करवाना। क्या करवाना? 5 महामंदिर का निर्माण करवाना। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण 2 कारण थे। एक तो कानड़ देव द्वारा इससे क्या करना? कर वसूल करना। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, एक मतलब अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे उल्गू खां। इन उल्गू खां से सोमनाथ की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को छीनकर उसे उसके अंशों को जालौर के 5 स्थानों पर क्या करवाना? स्थापित करवाना, जिसे पंच महामंदिर कहा जाता है। वो 5 महामंदिर है कौन से, वो देखिएगा। इससे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए, वो 5 महामंदिर है कौन से? पंच महामंदिर देखिएगा, वो मैं ट्रिक से आपको बता रहा हूं। देखिएगा, ट्रिक देखिएगा। साई साई जा बागड़ में शोर काबू कर। इस ट्रिक से देखिएगा, इन पांचों जो इनके सोमनाथ की जो मूर्तियां थी, इनके 5 अंश जो स्थापित किए थे, उन पांचों स्थानों के नाम इस ट्रिक से हम पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है कि साई जा बागड़ में शोर काबू कर। ठीक है, अब देखिए, साई से क्या ध्यान रखना है? साई से आपको रखना है साईवाड़। क्या ध्यान रखना है? साईवाड़ ध्यान रखना है। जा से क्या ध्यान रखना है? जा से आपको जालोर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? जालोर ध्यान रखना है। शोर से आपको क्या रखना है? सोरठा ध्यान रखना है। क्या? सोरठा ध्यान रखना है। काबू से आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों? वो काबू ध्यान रखना है। तो ये वो 5 जगह थी जहां पर, सॉरी, बागड़ से क्या ध्यान रखना है दोस्तों? बागड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? बागड़ा। तो ये वो 5 स्थान थे जहां पर सोमनाथ की जो पांचों अंश थे वहां पर स्थापित किए गए थे। तो देखिए, 5 स्थान कौन से थे? साई से साईवाड़, जा से जालोर, बागड़ से बागड़ा, और सोर से सोरठा, और काबू से काबू। ये 5 वो स्थान थे जहां पर सोमनाथ की मूर्तियों के अंश है वो स्थापित किए गए थे दोस्तों। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। आगे देखिएगा, अब देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो आक्रमण करते हैं। इनके ऊपर कौन कौन से आक्रमण करते हैं वो देखिए। पहले ये है कानड़ देव चौहान। कानड़ देव 1305 से 1311 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखिए, यहां पर पड़ता है क्या? दिल्ली। और दिल्ली के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे।
अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक क्या करते, शासन करते। तो जो इनके विद्रोह के कारण थे उस समय ये इन पर आक्रमण करते हैं। पहला जो आक्रमण करते हैं ये 1305 ईस्वी में करते हैं। कब करते हैं? 1305 ईस्वी में करते हैं। किसके नेतृत्व में करते हैं? शम्स खां के नेतृत्व में। शम्स खां जो क्या थे, इनके सेनापति थे। इनके नेतृत्व में क्या करते हैं, 1305 में ये आक्रमण करते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा, सॉरी 1305 का जो आक्रमण होता है वो ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में होता है। ऐन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में 1305 का क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। उसके बाद जो दूसरा आक्रमण ये करते हैं वो करते हैं 1308 ईस्वी के अंदर। कब? 1308 ईस्वी के अंदर। 1308 ईस्वी में जो इनका आक्रमण होता है वो होता है कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। अगला जो इनका आक्रमण होता है 1309 के अंदर। कब होता है? 1309 ईस्वी के अंदर। ये आक्रमण होता है इनका शम्स खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? शम्स खां के नेतृत्व में। उसके बाद जो आक्रमण होता है वो होता है 1311 ईस्वी में। और 1311 ईस्वी में जो आक्रमण होता है वो होता है कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में। तो टोटल 4 है वो आक्रमण होते हैं यहाँ पर। ठीक, इन आक्रमणों को झेलते हैं कौन? कानड़देव चौहान। ये जो 1308 का जो आक्रमण होता है ये होता है किसके? कानड़देव चौहान जो जालोर के शासक थे। इस जालोर दुर्ग की एक कुंजी थी जिसका नाम था क्या? सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग? सिवाना दुर्ग। इस सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है? कुंजी कहा जाता है। किसकी? जालोर दुर्ग की। इस सिवाना दुर्ग पर 1308 में आक्रमण होते हैं और यहाँ पर शासक कौन थे? सातलदेव चौहान थे, जो हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो ये थोड़ा डायग्राम आप ध्यान रखना कि इनके जो 4 आक्रमण थे उससे इस समय कौन कौन क्या थे, यहाँ पर सेनापति थे। ओके, अब पढ़ते हैं आगे, देखिएगा। तेरह सौ पांच का जो आक्रमण होता है, देखिए 1305 ईस्वी में जो आक्रमण होता है आक्रमण के समय कानड़देव क्या कर लेता है? अलाउद्दीन की क्या कर देता है? एक की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अधीनता स्वीकार कर वीरमदेव की नियुक्ति एके के दरबार में कर देता है। दरबार में कर देता है। ठीक है, तो ये कहानी थी थोड़ी किसके बारे में? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब वीरमदेव कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये जो दुर्ग है जालोर दुर्ग, ये जो जालोर दुर्ग है, जालोर से वीरमदेव कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। कौन? वीरमदेव या वीरमदेव है वो कहाँ चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर वो कहानी जो बताई फिरोजा वाली और वो कहानी होती है। उसके बाद ये यहाँ से मंडोर एक्सप्रेस पकड़ के कहाँ जाते हैं? जालोर आ जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर 1308 का जो आक्रमण इनके ऊपर किया जाता है, जो ये सिवाना को जीतते हैं। सिवाना को जीतने के बाद सातलदेव को हराते हैं और ये कहानी होती है। लेकिन यहाँ पर उससे पहले हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या है, इनको कहा जाता है कमालुद्दीन गुरक को 1308 का जो आक्रमण होता है उसमें कहते हैं कि वीरमदेव हमें किसी भी हालात में जिंदा चाहिए, चाहे आप जालोर का जो करना है वो कीजिए, उसको खत्म करना कीजिए, उसे नक्शे से हटाना हटाइए, लेकिन वीरमदेव क्या चाहिए? हमें जिंदा चाहिए।
तो यहाँ पर ये इतना खतरनाक आक्रमण होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम इसके अगली क्लास के अंदर। लेकिन इससे पहले थोड़ा जान लेते हैं सिवाना जो दुर्ग है दोस्तों, उसका निर्माण जो करवाया था, सिवाना दुर्ग का निर्माण वो कराया था वीर नारायण पवार ने। इसने वीर नारायण पवार ने करवाया था। किसका? सिवाना दुर्ग का। सिवाना जो दुर्ग है, इस सिवाना दुर्ग का निर्माण कौन कराते हैं? वीर नारायण पवार कराते हैं। और ये सिवाना जो दुर्ग है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर है। हल्देश्वर, हल्देश्वर पहाड़ी पर ये स्थित है, ठीक है। और सिवाना जो दुर्ग है दोस्तों, ये मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कहलाता है। मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है ये। क्या है? शरण स्थली है मारवाड़ के राजाओं की, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। और इससे की आगे की जो क्लास है सिवाना दुर्ग है, उस पर 1308 में जो आक्रमण होता है, 1309 के आक्रमण और 1311 के आक्रमण को हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको शानदार और लगी होगी। तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अलीसा सक्सेस पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।